आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। 20वीं सदी का आरंभ काल भारत में जबरदस्त राजनीतिक चेतना की जागृति का काल था। राजनीतिक चेतना के इस जागरण में जहां हमारे राजनेताओं का हाथ था, वहीं पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। गणेश शंकर विद्यार्थी भी ऐसे ही एक पत्रकार थे, जिन्होंने अपने समाचार पत्र प्रताप के द्वारा राष्ट्रवादी पत्रकारिता की अलग जगाई थी। कथन और कलम के कर्मयोगी, सांप्रदायिक सहिष्णुता के काबा और काशी, मानवता के मक्का और मथुरा विद्यार्थी, लोकप्रिय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के प्रेरणा स्रोत भी थे। 1913 से 1930 तक का शायद ही ऐसा कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन होगा जिसका प्रचार प्रसार और आंशिक नेतृत्व गणेश शंकर विद्यार्थी या उनके अखबार ने न किया हो। उनका मानना था कि हमारे देश में विभिन्न धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। यही हमारी विशेषता भी है और यही हमारी राष्ट्रीयता। अपने 18 साल के अत्यंत सक्रिय जीवन में वे 5 बार जेल गए, कभी आंदोलन में भाग लेने के कारण, कभी लेख लिखने के कारण और कभी उत्तेजनापूर्ण भाषण देने के कारण। जिन क्रांतिकारियों के पास स्थायी आमदनी का कोई जरिया नहीं होता, विद्यार्थी उनकी जीविका का जिम्मा उठाते। 29 जनवरी 1931 को उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि जीवन भर अमानुषिकता और असज्जनता के विरुद्ध लड़ता रहा। ईश्वर बल दे ताकि मैं आगे भी लड़ सकूं। बल तो उनमें बहुत था, लेकिन ईश्वर ने उन्हें वक्त नहीं दिया। लिखने के 1 माह 25 दिन के बाद 25 मार्च को वे अमानुषिक शक्तियों का शिकार हो गए। क्या बात है काका, आज बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं? हाँ, आज वो कॉलेज के लड़के आने वाले ना, और भाई उनके साथ बैठ जाऊंगा तो फिर समय का पता ही नहीं चलेगा। अरे काका, आप भी कहाँ इन कॉलेज के लड़कों में लगे रहते हैं? अरे भाई, हफ्ते 10 दिन में एक आध बार आते हैं तो उनके साथ कुछ अच्छी बातें कर लेता हूँ। मुझे भी कुछ सुनने सुनाने का मौका मिल जाता है। लीजिए, आ गए आपके सुनने सुनाने वाले। हाँ, तू चल, तू भट्टी देख और छोटू से कहना बाहर वाले ग्राहकों का ध्यान रखे। नमस्कार काका। नमस्कार बेटा, नमस्कार। क्या हाल है? सब बढ़िया है काका। और अब आप चाय पिलवा देंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, अभी लो। अरे राजू बेटा, जरा चाय लगा दे इधर। अरे रेडियो रंजन भाई, कुर्ते और झोले का राज क्या है? काका, असल में अपने रंजन भाई को अब पत्रकार बनने की धुन सवार हो गई है, इसलिए ये आजकल कुर्ता और झोले में रखी किताबों के साथ ही मिलते हैं। चलो, अच्छा ही है, पर भाई माफ करो, पत्रकार बनने के लिए खादी का कुर्ता नहीं, सिद्धांत जरूरी होते हैं, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी के थे। गणेश शंकर विद्यार्थी? अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने आजादी के लिए कलम को ही अपना हथियार बनाया। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने हर गलत बात को पाठकों के सामने रखा। अच्छा, तो काका आज इन्हीं के बारे में बताइए ना। चलो ठीक है। हाँ, तो कहाँ से शुरू करूं? चलो जन्म से ही बताता हूँ। गणेश शंकर का जन्म इलाहाबाद में हुआ। बचपन से ही वो बहुत तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उनके पिताजी का तबादला जब मुंगावली से भेलसा यानी आज के विदिशा में हुआ तो बालक गणेश की उम्र 10-11 वर्ष की रही होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही उन्हें पढ़ने पढ़ाने का शौक लग चुका था। अरे, ये क्या पढ़ रहा है गणेश? ये अखबार है, मैं बड़गवासी पढ़ रहा हूं। तुम भी कुछ पढ़ोगे? मेरे पास एक दूसरा अखबार भी है, ये लो पढ़ो, भारत मित्र। अरे चल भी ना, अभी खेलते हैं। तू तो बस जब देखो तब पढ़ता ही रहता है। अरे नहीं, तुम लोग खेलो, मुझे तो इसकी सारी टिप्पणी पढ़नी है।
अच्छा ये बता गणेश, इतना पढ़ता क्यों है? क्या तुझे बहुत बड़ा बनना है? नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो बस पढ़ना है। पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तू पढ़, मैं तो चला खेलने। ठीक है, कल विद्यालय में मिलेंगे। कौन? डाकिया। लो बेटा, पत्र है गणेश शंकर के नाम से। जी लाइए। अरे ये तो मैंने ही डाला था। तुमने? अच्छा, तभी ये बेरंग है। बैरंग? पर मैंने तो टिकट लगाया था। पर बेटा, पोस्ट कार्ड का टिकट काट कर किसी दूसरे पर क्यों लगाया? उससे क्या, टिकट तो टिकट है। मैं इसे बैरंग नहीं मानता। अरे पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम पत्र बांटने का है बस, और ये पत्र बेरंग है। ठीक है, मैं डाक विभाग जाकर पता लगा लूंगा। आप जाइए। फिर क्या हुआ काका? फिर क्या बेटा, बालक गणेश ने उस बात के लिए ऊपर तक लिखा पढ़ी की और आखिर डाक विभाग को अपनी गलती माननी पड़ी। बाप रे, उस उम्र में इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी मेहनत? छोटी सी बात नहीं बेटा, गणेश बचपन से ही अन्याय के खिलाफ जमकर लड़ने वालों में से थे। एक बार की बात है, उनकी नौकरी एक करेंसी दफ्तर में लग गई। गणेश। जी सर। देखो, ये कुछ रद्दी नोट हैं। मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, इन्हें भट्टी में जला दो। जी बहुत अच्छा। अरे ये किताब तो मैंने कभी दफ्तर में देखी ही नहीं। चलो, समय बिताने के लिए मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूं। ये तुम क्या कर रहे हो गणेश? है? मैंने तुम्हें कोई काम दिया था और तुम यहाँ बैठकर किताबें पढ़ रहे हो? सर, मैंने रद्दी करेंसी में आग लगा दी है। और क्या, फिर यहाँ किताब पढ़कर अपना शौक पूरा कर रहे हो? लेकिन किताब पढ़ना तो कोई बुरी बात नहीं। अगर किताबें ही पढ़ना है तो घर में रहकर पढ़ो, नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। जी, जैसा आप ठीक समझें। क्या? जी हाँ, मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता। आप तक मेरा इस्तीफा पहुंच जाएगा। नमस्कार। वाह, पढ़ने के लिए नौकरी छोड़ दी? हाँ, ये पहली नौकरी थी। दूसरी का भी लगभग ऐसा ही हाल हुआ। कैसे? असल में उन दिनों कर्मयोगी नाम की एक पत्रिका आती थी जिसमें क्रांतिकारी लेखों की भरमार होती थी, इसलिए पढ़ने के शौकीन उसे छिपकर पढ़ते थे। लेकिन गणेश तो गणेश थे। क्या बात है, कर्मयोगी, क्या संपादकीय है। आज का कर्मयोगी का ये अंक ज्वलंत लेखों से भरा हुआ है। और पंडित जी ने तो सचमुच कमाल कर दिया। गणेश शंकर, आप ये क्या पढ़ रहे हैं विद्यालय में? कर्मयोगी? अरे आप जैसे अध्यापक को ये शोभा नहीं देता। क्षमा करें प्रधान अध्यापक जी, यह कोई व्यसन नहीं जिससे शाला का वातावरण दूषित हो। यह तो पुस्तक है जिससे विचारों को शुद्धता प्राप्त होती है। देखिए, मुझे आपके निजी विचारों से मतलब नहीं। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह की पुस्तक का शाला के विद्यार्थियों पर गलत असर होगा। अतः आप अगली बार ऐसी गलती ना करें। महोदय, यदि आपको लगता है कि मेरे ये पुस्तक पढ़ने से छात्रों के चरित्र पर बुरा असर पड़ता है तो मेरे यहां काम करने का कोई औचित्य ही नहीं। आप मेरी जगह किसी ऐसे को रख लें जो कर्मयोगी ना पढ़ता हो।
पर आप। नमस्कार, जय हिंद। गणेश, तुम्हें पिछली नौकरी छोड़े काफी समय हो चला है, क्या कहीं और कोशिश नहीं की? क्या फायदा मित्र, नौकरी ढूंढूं भी तो क्यों? कहीं अखबार पढ़ने पर पाबंदी है तो कहीं देश हित में जारी पत्रिका पर। अब नौकरी के लिए मैं भला पढ़ने पढ़ाने को तो नहीं तज सकता। हाँ, ये तो है। गणेश, एक थानेदार मेरे परिचित हैं। उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें उनके पुत्र को घर पर पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है। कहो तो बात करूं? भाई, यहां तो बात ही पढ़ने पढ़ाने की है, क्या कहते हो? तुमने कल के सवाल हल कर लिए? नहीं। क्यों? मैं खेलने चला गया था। वो तो ठीक है, पर खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। क्या? जी, मेरा दिल कलम किताब में नहीं लगता। अच्छा, ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अरे आइए आइए मास्टर साहब, कहिए कैसी चल रही है पढ़ाई? मेरा बेटा कहीं आपको तंग तो नहीं करता? जी नहीं, तंग तो नहीं, पर क्या? कहिए, हिचकिचाइए नहीं। जी, बात ऐसी है कि आपके लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता और इसलिए आपके सुपुत्र को पढ़ाने का पैसा मैं मुफ्त में लेना नहीं चाहता। इसलिए। वाह जी, जिस अध्यापक के विचार इतने अच्छे हों उसका मेरे लड़के के पास बैठे रहना भी हितकर ही होगा। आप कृपया आते रहें, मुझे आशा है आपके सानिध्य में उसे रास्ता मिल ही जाएगा। भाई वाह, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की ऐसी मिसाल कहाँ मिलेगी? हाँ, पर अभी तो जैसे गणेश शंकर की असल जिंदगी शुरू हुई। उन्हें तो काम की चिंता थी जो वो हमेशा से करना चाहते थे। हाँ, वे अपने मनपसंद की पत्र पत्रिकाओं में कर्मयोगी और अभ्युदय के लिए लिखने लगे और धीरे धीरे उनके लेखन की चर्चा होने लगी। आइए आइए डॉक्टर साहब, और बताइए क्या नया ताजा लिख रहे हैं? अरे मैं कहाँ, आजकल तो वो नया लड़का लिख रहा है, गणेश शंकर। देखा नहीं क्या उलूल जुलूल लिखता रहता है? हाँ, दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम की उपस्थिति के रहते बड़ौदा नरेश का आत्मसम्मान भरा व्यवहार उसे गलत नहीं लगता और सारी दुनिया से परे वो उसे सही ठहरा रहा है। अरे नया खून है, एक दो उबाल में ठंडा हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात तो यह है डॉक्टर साहब कि आलोचना के इस दौर में कुछ बड़े लोगों का समर्थन भी उसे मिल रहा है। साहित्य व लेखन के कुछ बड़े नामों को उसके लेखन में निर्भीकता और पारदर्शिता दिखाई दे रही है। अरे हाँ साहब, कल ही मैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिलने सरस्वती के दफ्तर गया था, तो वहाँ नारायण प्रसाद जी बैठे थे और बातें चल रही थीं गणेश शंकर विद्यार्थी की। कहिए पंडित जी, कैसा लगा बालक का ये लेख? सचमुच ही कमाल लिखा है। इसके लेखन में सलीका भी है और सच कहने का साहस भी। क्या आप इसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? हाँ हाँ, यदि कोई काम हो तो कहिए। असल में हमें सरस्वती के संपादन के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। अरे वाह, मैं आज ही उसे आपके पास भेजता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके सानिध्य में काम करके उसे बड़ी खुशी होगी। चलिए मैं चलता हूँ। अरे बैठिए तो। नहीं पंडित जी, मैं उसे भेजता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिलना है। आइए, मैं ही हूं। आप कौन? वो आपने बुलाया था। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी। ओहो, तो तुम हो, मिलकर खुशी हुई। बैठो। अरे बैठो ना। सचमुच बहुत अच्छा लिख रहे हो। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य जो आपको मेरा लिखा पसंद आया। मैं तो ना जाने कब से आपके लेखन का भक्त रहा हूं।
आप सच में सरस्वती के माध्यम से साहित्य की सच्ची सेवा कर रहे हैं। भाई तो फिर तुम भी मेरे साथ जुट जाओ। जी हाँ भाई, बात दरअसल ऐसी है कि मुझे सरस्वती के संपादन के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। यदि तुम चाहो तो इस पद पर कार्य कर सकते हो। 25 रुपए माहवार मिलेंगे। कहो, क्या कहते हो? यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे विद्वान की छत्र छाया में काम करने का सुअवसर मिला है। मैं इस कृपा के लिए आपका आभारी हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा गणेश, तुम ये बताओ कि गणेश शंकर तो तुम्हारा नाम हुआ, पर ये विद्यार्थी क्या है? छोटा मुंह बड़ी बात। मेरा मानना है कि हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारे ज्ञान का भंडार कभी पूरा नहीं होता। हम वास्तव में कभी आचार्य नहीं होते, विद्यार्थी बने रहते हैं। और मैं सदैव विद्यार्थी ही बना रहना चाहता हूं। इसलिए अपने नाम के आगे विद्यार्थी लिखता हूं। यही मेरा उपनाम भी है और पहचान भी। तुमने तो सच में आनंदित कर दिया। देखता हूं सीखने की इस लगन के चलते तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। दिल से ही दुआ दी थी पंडित जी ने, और शायद इसीलिए गणेश शंकर विद्यार्थी साहित्य और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने लग गए। सरस्वती और फिर अभ्युदय में काम करने के बाद एक समय ऐसा आया जब वे खुद ही अपना अखबार निकालने के बारे में सोचने लगे, और एक बार इसी सिलसिले में वो कानपुर गए। भाई वाह, आखिर इतने दिनों बाद नजर आई आपकी सूरत। कानपुर आने का वक्त निकाल ही लिया आपने। अब क्या बताऊं मित्र, काम काज की व्यस्तता ही इतनी होती है कि बस चाहकर भी नहीं आ पा रहा था। तो भाई फिर आने का कोई प्रयोजन तो होगा। अब आप लोगों से क्या छुपाना मित्र। दरअसल मैं आया हूं आप लोगों से मशवरा लेने। कैसा मशवरा? बात ऐसी है कि सरस्वती और अभ्युदय में काम करने के बाद अब मुझे पत्र कला का काफी अनुभव हो चला है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि एक पत्र कानपुर से भी निकाला जाए। भाई वाह, नेक ख्याल है मित्र। तुम जैसा कहोगे हम वैसी मदद करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, मदद की बात तो ऐसी है कि मेरे पास दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के अतिरिक्त कुछ नहीं, और असल बात तो रुपए पैसे की है। उसकी चिंता मत करो मित्र। इरादे बुलंद हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। देखो, हम मित्रों से जो बन पड़ेगा वो तो हम करेंगे ही, और जो भी नगर के धनी मानी लोग हैं उनका सहयोग भी इस भले काम में ले लेंगे। क्यों, क्या ख्याल है? हाँ, तो फिर पक्का कुछ ही समय बाद कानपुर से मैं एक नया पत्र निकालूंगा। लेकिन उसका नाम क्या होगा? प्रताप। सम्मानीय अतिथि, साथियों एवं सज्जनों, आप सब ने यहां आकर प्रताप को जो संबल दिया है, हम उसके आभारी हैं। यह सब कुछ संभव हुआ है तो आप सबके ही चलते। मेरे पास रुपया पैसा ना था, लेकिन मेरे पास था पुरुषार्थ, दृढ़ता, सच्चाई, आत्मविश्वास और ईश्वर का भरोसा। आप सब ये जानते हैं कि मुझे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान के साथ काम करने का सौभाग्य मिल चुका है। अतः प्रताप का आदर्श एवं सिद्धांत वाक्य उन्हीं की लिखी ये पंक्तियां होंगी कि जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर, पशु निरा है और मृतक समान है। भाई ये लेख पढ़ा प्रताप का? क्या लिखा है? अखबार नहीं, सच्चाई का आईना है। What rubbish! प्रताप प्रताप प्रताप। भाई ऐसा तो अपना धंधा ही बंद हो जाएगा। साहित्य और साहस का संगम है प्रताप, प्रताप गणेश का।
2 बजे? इतनी रात गए कौन हो सकता है? दरवाजा खोलिए, मैं डीआईजी हूं। इस समय? कहिए, क्या काम है? काम नहीं, बस ऐसे ही हाल चाल पूछने चला आया। साफ साफ बताएं, क्या बात है? विद्यार्थी जी, आपका प्रताप गाहे बगाए सरकार और कुछ बड़े लोगों पर वार करता रहा है, लिहाजा मजबूरन मुझे पूछताछ के लिए यहाँ आना पड़ा। मैं प्रेस की तलाशी लेना चाहता, लेकिन अभी इसी वक्त। चलिए, आप आगे चलिए। ताला खोलिए। जी। लीजिए। हाँ, ये टेबल, नीचे दराज, कागज ही कागज। चलो, इनमें तो कुछ नहीं। विद्यार्थी दी, उन अलमारियों की चाबी कहाँ है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, अतः आपको इस कुर्सी पर बैठना शोभा नहीं देता। ठीक है, तो आप अलमारियों की चाबियां मुझे दे दीजिए। चाबियां इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो फिर मजबूरन मुझे ताले तोड़ने पड़ेंगे। माफ कीजिए, तलाशी की वजह से असुविधा हुई आपको। आपने मेरी अलमारियों के जो ताले तोड़े हैं, उनका बिल आप दफ्तर भिजवा दीजिएगा। चलता हूं मैं। लेकिन काका, वो पुलिस अफसर इस तरह तलाशी लेने आया ही क्यों? बेटा, तलाशी के बहाने वो उन्हें डराना चाहता था, ताकि अखबार के जरिए अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध रुक सके। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी का हौसला कभी कम नहीं हुआ। एक बार बिठूर के कार्तिक पूर्णिमा मेले में जाने के लिए स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। अभी तक ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। हाँ भैया, और अगर बिठूर वाली गाड़ी आ भी गई तो इतने लोग उसमें चढ़ेंगे कैसे? हाँ भैया, गाड़ी आ गई। अरे ये तो मालगाड़ी है। तो साहब, ये यात्रियों के लिए क्या यही गाड़ी बिठूर जाएगी? हाँ, दूसरी किसी यात्री गाड़ी का इंतजाम नहीं हो सकता। यात्री अब इसी में जाएंगे। चलिए। इसी में जाना भैया। अरे, ये तो गणेश शंकर विद्यार्थी है। ये लोग कोई भेड़ बकरियां नहीं जो इन्हें इस तरह यहां जबरदस्ती ठूसा जा रहा है, और वो भी मालगाड़ी में। जब तक सबके लिए यात्री गाड़ी का प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक ये ट्रेन यहां से नहीं जा सकेगी। कोई जबरदस्ती है क्या? जिसको भी बिठूर जाना है वो लोग इस गाड़ी में चढ़ जाओ। गाड़ी अभी जाएगी। मैं भी देखता गाड़ी कैसे जाएगी, और अगर जाएगी तो इन पटरियों के बीच मुझे कुचल कर। देखो गणेश शंकर, जिद छोड़ दो और रास्ते से हट जाओ। नहीं, पहले यात्री गाड़ी का प्रबंध करो। ठीक है, आप सबके लिए थोड़ी देर में यात्री गाड़ी का प्रबंध हो जाएगा। वाह काका, मतलब सिर्फ अखबार के जरिए ही नहीं, विद्यार्थी जी प्रत्यक्ष रूप से भी जनता के सुख दुख के भागी बने। हाँ बेटा, ऐसे ही थे वो, जनता और देश के लिए पूरी तरह से समर्पित।
कई बार इस तरह के सरकार विरोधी कामों और लेखन के चलते न सिर्फ उन पर जुर्माना लगाया गया बल्कि 4-5 बार जेल भी जाना पड़ा। पर मजाल कि कभी उन्होंने उफ तक की हो, बल्कि वो तो अपनी जमानत देने वाले मित्रों तक पर नाराज हो जाते थे। वो जीवन भर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन के घर वालों की आर्थिक मदद करते रहे और अपने इसी मददगार रवैये के चलते भगत सिंह की फांसी के बाद कानपुर में भड़के दंगे की आग में खुद ही कूद पड़े। अरे गणेश भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? जल्दी से घर जाइए, इधर दंगाई आ रहे हैं। मैं उनसे जान बचाकर भाग कर आ रहा हूँ, आप भी घर जाइए। जाइए भाई, ये समय अपनी जान बचाने का नहीं, दूसरों को बचाने का है। तुम जिनसे भाग रहे हो, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, उनको रोक दे। अरे रुक जाओ, अरे क्या कर रहे हो? देखो, रुक जाओ, अरे भगवान के लिए रुक जाओ। अरे कोई उसको दवा खाने पहुंचाओ। अरे ये तो कोई अखबार वाला है, खींच के ला उसका यहाँ गली में, बहुत अखबार करता है। तगा मरने से तुम लोगों के हृदय की प्यास बुझती है तो अच्छा है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मैं यही प्राण त्याग दूं। लो मार दो मुझे। मारो मुझे। और उस रोज दंगे की आग को बुझाने निकले विद्यार्थी जी खुद ही सरे राह दंगों की बलि चढ़ गए। तो क्या किसी पर कार्रवाई नहीं हुई? भीड़ का चेहरा नहीं होता बेटा, बस एक दौर चला श्रद्धांजलियों का। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सहित तमाम लोगों ने उनकी मौत को देश के लिए, साहित्य जगत के लिए एक बड़ा सदमा बताया। सच में जन्म से लेकर मृत्यु तक सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे वो। काका, अपने आप को विद्यार्थी कहने वाले बड़े बड़ों को शिक्षा दे गए। हाँ, ना सिर्फ प्रताप के जरिए बल्कि हर एक काम के जरिए उन्होंने देश का प्रताप बढ़ाया। काका, मैं भी आपसे वादा करता हूं कि यदि मैं पत्रकार बना तो मैं भी जिंदगी भर विद्यार्थी बनकर रहूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुमको अभी से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो अब बातें बहुत हो गई, मैं जरा काम काज देख लेता हूँ। हैं? बिल्कुल काका, हम लोग भी चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अच्छा काका, अच्छा बेटा, नमस्कार। अरे ओ राजू। निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त भक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।